हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनु धाकड़ ऑनलाइन क्लासेस। और इस वीडियो में अपन एक नए टॉपिक की बात करेंगे। यानी कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा था डायरेक्टिव्स के बारे में। तो जितने भी डायरेक्टिव्स अपन ने पिछले वीडियो में देखा था उनको अपन लाइन बाय लाइन एक एक डायरेक्टिव्स के बारे में हर एक वीडियोस में बताएंगे। तो फर्स्ट अपन डायरेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, वो है एनजी मॉडल डायरेक्टिव। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट एनजी मॉडल डायरेक्टिव्स के बारे में देखेंगे, कहाँ पे यूज आ सकता है, क्या इसका स्टेटस रहता है, क्या वैलिडेशन रहता है। तो इसको बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, लास्ट तक देखना, काफी कुछ चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले जब एनजी मॉडल डायरेक्टिव्स के वैलिडेशन स्टेटस इनकी सबकी बातें करेंगे, तो सबसे पहले एनजी मॉडल होता क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पिछले वीडियोस देख के ही आप इस वीडियो पे आए होंगे, ठीक है, क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि एनजी मॉडल डायरेक्टिव क्या करता है। ये वैल्यूज को बाइंड करता है। एचटीएमएल कंट्रोल की जो वैल्यू है उनको अपने एप्लीकेशन डेटा से बाइंड करता है। यानी कि कुछ वेरिएबल्स मान लो, आप अपना एप्लीकेशन के कुछ वेरिएबल्स बनाए, यानी कि फर्स्ट नेम बना लिया, लास्ट नेम बना लिया, ठीक है। तो उनको आप एनजी मॉडल इक्वल टू करके उन वेरिएबल को आप रखते हो। एनजी मॉडल इक्वल टू फर्स्ट नेम, एनजी मॉडल इक्वल टू लास्ट नेम रखते हो ना ऐसे। तो वैसे जैसे बनाते हो, तो वो किसके अंदर बनाते हो आप, एचटीएमएल कंट्रोल्स के अंदर ही बनाते हो वो सारी चीज। जैसे इनपुट के अंदर बना लिया, सेलेक्ट के अंदर बना लिया, टेक्स्ट एरिया के अंदर बना लिया। तो ये सारे के सारे चीजें एनजी मॉडल इक्वल टू फर्स्ट नेम ये इनपुट एलिमेंट के अंदर बनाए मान लो। तो वो क्या है, एक इनपुट एलिमेंट एचटीएमएल कंट्रोल था। तो उससे वो अपना जो एप्लीकेशन का डेटा था, यानी कि फर्स्ट है, वो कनेक्ट हो चुका है, बाइंड हो चुका है। तो उन डेटा को बाइंड करने के लिए अपन को एचटीएमएल कंट्रोल्स की जरूरत पड़ती है। उन डेटा को बाइंड करने के लिए अपन को एप्लीकेशन कंट्रोल्स की जरूरत पड़ती है। अब वो बाइंड हो चुका है, पूरा डेटा एचटीएमएल कंट्रोल से बाइंड हो चुका है। तो वो अब डेटा है उसको बाइंड तो कर दिया, अब उसका क्या यूज है, उसका यूज है कि अपन को अपने ब्राउजर पे शो करना होता है। तो ब्राउजर पे शो करने के लिए फिर एनजी बाइंड की जरूरत पड़ती है, यानी कि एचटीएमएल व्यू प्रोवाइड कराने के लिए उसको अपन को एनजी बाइंड या फिर एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये होता है एनजी मॉडल का काम, यानी कि एचटीएमएल कंट्रोल्स को एप्लीकेशन डेटा से बाइंड करना एनजी मॉडल डायरेक्टिव कहलाता है, ठीक है। अब एनजी मॉडल डायरेक्टिव कैसे यूज करते हैं, एनजी मॉडल डायरेक्टिव को अपन एनजी मॉडल ऐसे लिख के उसे यूज करते हैं, ठीक है, जो कि बाइंड करता है इनपुट फील्ड को अपना जो वेरिएबल क्रिएट किया है उससे। अपना इनपुट फील्ड क्या है, इनपुट एलिमेंट मान लिया। अब वेरिएबल क्या है, जो अपन ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे क्रिएट किया है, तो वो अपना जो अपन एनजी मॉडल इक्वल टू करके लिखते हैं ना, वो अपना वेरिएबल होता है एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का वेरिएबल या फिर एप्लीकेशन का डेटा, ठीक है। तो वो एनजी मॉडल इक्वल टू, जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, अभी मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम करी थी, मान लो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, और ये अपना इनपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड को अपन अपने एप्लीकेशन डेटा से, ये एनजी मॉडल इक्वल टू नेम है, ये किसका डेटा है, ये अपनी एनजी ऐप जो बनाया ना अपना, इसका डेटा है। ये एनजी मॉडल के अंदर अपन जो भी लिख रहे हैं, या तो एनजी इनिट करके यहाँ पे अपन उसे असाइन कर देते, नेम इक्वल टू मनु, नेम इक्वल टू तनु, कुछ भी करके नेम इक्वल टू अपन कुछ असाइन कर लेते हैं एनजी इनिट के थ्रू। तो अपन को दिख रहा होता है कि ये अपने एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का डेटा है, दिख रहा होता है, ठीक है, क्योंकि एनजी इनिट करके अपन ने उसे असाइन कर दिया है। लेकिन अगर अपन उसे असाइन नहीं करके अपन इस नेम को किसी और जगह असाइनमेंट प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इनिशियलाइजेशन किसी और जगह प्रोवाइड कराना चाहते हैं, यानी कि कंट्रोलर्स की हेल्प से अपन इसको असाइनमेंट प्रोवाइड कराना चाहेंगे, इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड कराना चाहेंगे, तो अपन इसको यहाँ एनजी मॉडल इक्वल टू इसका नाम ही लिख लेंगे। अब ये नाम होता है कि ये पहले लिखा हो स्टार्टिंग हमेशा एनजी मॉडल से होती है इसकी। अगर आप एनजी इनिट यहाँ पे यूज कर रहे हो एनजी इनिट, तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर आपको एनजी कंट्रोलर मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनजी इनिट आपने यूज कर लिया तो एनजी इनिट इक्वल टू नेम इक्वल टू मनु, ठीक है। लेकिन आपने एनजी इनिट यूज नहीं किया है, तो अगर वहाँ पे एनजी इनिट इक्वल टू नेम इक्वल टू मनु आपने यूज कर लिया है, तो आप वो नेम यहाँ पे यूज कर लोगे और उसको सिंपली आप एक्सप्रेशन प्रोवाइड करा के उसको प्रिंट करा दोगे। लेकिन आपने वो एनजी इनिट यूज नहीं किया, तो एनजी मॉडल इक्वल टू तो आप वेरिएबल्स लोगे ना, तो स्टार्टिंग तो एनजी मॉडल से ही होती है। बस यहाँ पे जो लेने वाले होते हैं अपन उसको एनजी इनिट में इनिशियलाइज कर देते हैं, जो कि अपना ओनर एलिमेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। अब ओनर एलिमेंट अगर अपन चाहे तो डिव को बना सकते हैं उसमें एनजीएफ प्रोवाइड करा के, या फिर बॉडी टैग को बना सकते हैं उसमें एनजीएफ प्रोवाइड करा के, या फिर और टैग को फॉर्म टैग बनाना चाह रहे तो फॉर्म टैग को अपन ओनर एलिमेंट बना सकते हैं एनजीएफ प्रोवाइड करके। जिसके अंदर भी एनजीएफ लिखेंगे अपन वो उसका ओनर एलिमेंट हो जाएगा। उसी के अंदर अपन एनजी इनिट अगर अपन को यूज आ रहा है तो एनजी इनिट लिखेंगे, जिससे कि अपना जो चीजें
अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उसको इनिशियलाइजेशन मिल जाएगा, उसको वैल्यूज प्रोवाइड हो जाएगी उसी टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर अपन नहीं चाहते ngInit यूज करना तो फिर अपन ng कंट्रोलर्स की मदद लेंगे। ng कंट्रोलर्स का यहाँ पे नाम देंगे, अपना जो नाम रखना चाहते हैं उसका। जैसे अपन ने अपने एप्लीकेशन AngularJS एप्लीकेशन का इनिशियलाइजेशन करते हुए उसका नाम दिया है, वैसे अपन ng कंट्रोलर का इनिशियलाइजेशन करते हुए उसका नाम देंगे। और उसके बाद उस कंट्रोलर का जो नाम दिया है उसको कंट्रोलर बनाएंगे ना अपन, तब उसका उस नाम की जरूरत पड़ेगी अपन को, ठीक है। और जब अपन मॉड्यूल बनाएंगे अपना AngularJS का मॉड्यूल, तब अपने AngularJS एप्लीकेशंस के नाम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब अपन को ये जो नाम दिया है अपन को, इस वाले नाम को ng मॉडल इक्वल टू जो भी नाम अपन ng मॉडल इक्वल टू में देते हैं वो होता है अपना वेरिएबल, एप्लीकेशन डेटा का वेरिएबल, ठीक है। मान लो अपना एप्लीकेशन जो अपनी AngularJS एप्लीकेशन होती है उसका डेटा होता है ये, है ना। और उसको अपन कनेक्ट करते हैं अपने HTML कंट्रोल से। HTML कंट्रोल्स क्या होते हैं, जैसे इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, इसके अलावा बहुत कुछ होते हैं, तो उनसे अपन इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ngInit तो यूज नहीं किया अपन ने कि इसको इनिशियलाइजेशन मिल गया, इसको वैल्यू प्रोवाइड हो गई है। अब वो तो यूज नहीं किया, उसको अपन ज्यादातर यूज करते भी नहीं है, क्योंकि ng कंट्रोलर्स का ही यूज आएगा अगर अपन को वैल्यूज चेंज भी करनी होती है तो, ठीक है। तो ng कंट्रोलर्स अपन ने यूज किया, ng कंट्रोलर्स यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है जिसकी वैल्यू है माई कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पे अपनी AngularJS एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो चुकी है जिसकी वैल्यू है माई ऐप। तो अब अपन क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हमेशा इसमें एप्लीकेशंस के जो AngularJS एप्लीकेशन के मॉड्यूल और कंट्रोलर बनते हैं हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में कोडिंग की गई हुई इसलिए, है ना। तो इसके अंदर अपन ने वेर कीवर्ड लगाते हुए एक वेरिएबल बनाया ऐप नाम का, ठीक है, जिसमें अपन ने मॉड्यूल्स बना लिया। मॉड्यूल angular.module फंक्शन का यूज करते हुए अपन ने एक मॉड्यूल क्रिएट कर लिया। मॉड्यूल के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, माई ऐप और एक ये होता है एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। माई ऐप जो होता है ये इसका नाम होता है अपनी एप्लीकेशन का, कि अपने जो एप्लीकेशन का नाम बनाया है उसके जरिए अपन उसे मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूल बना रहे हैं, है ना। और ये जो होता है एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि ये जो जितने भी वेरिएबल्स बना रहे हैं अपन एक डिपेंडेंट वेरिएबल से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, यानी कि अपन इसको बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो भी अपन ने मॉड्यूल बनाया है उसकी वैल्यू इस ऐप नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो अपन चाहे तो इसको डॉट लगा के यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से डॉट लगा के। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में अपन ने रख ली। अब वेरिएबल को नाम लेते हुए यहाँ पे वेरिएबल का नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं। अब वेरिएबल का नाम रखते हुए डॉट लगा के कंट्रोलर, एक कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे कंट्रोलर के लिए, क्योंकि अपन को अपना इनिशियलाइजेशन करना है वेरिएबल्स डेटा के लिए, है ना। जो अपना एप्लीकेशन डेटा था वो वेरिएबल है यहाँ पे एक नेम नाम का, तो उसका इनिशियलाइजेशन करना है तो अपन को कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर लिया, उसके अंदर भी दो पैरामीटर होते हैं, एक अपना जो कंट्रोलर का नाम इनिशियलाइज किया होता है ng कंट्रोलर में उसका फर्स्ट पैरामीटर होता है, सेकंड पैरामीटर होता है फंक्शन, जिसमें कि एक पैरामीटर होता है डॉलर स्कोप। इस पैरामीटर को अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। डॉलर स्कोप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसको रखना जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए अपन दूसरे वेरिएबल्स को रख सकते हैं, दूसरे वेरिएबल्स को यहाँ पे फंक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब डॉलर स्कोप की क्या जरूरत है, डॉलर स्कोप की वजह से ही ये डिपेंडेंट माना जाता है, ठीक है। ये जो एक तो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट है और एक डॉलर स्कोप है, इनकी वजह से ये डिपेंडेंट माना जाता है। ये सेकंड पैरामीटर इसका भी है और ये फंक्शन इसका सेकंड पैरामीटर है, दूसरे वाले का मॉड्यूल का सेकंड पैरामीटर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट और कंट्रोलर का फंक्शन डॉलर स्कोप। तो यहाँ पे डॉलर स्कोप क्या है, तो इस पे जितने भी पैरामीटर्स अपन फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे वो सारे डॉलर स्कोप ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी तो जरूरत पड़ती ही हमेशा, अगर इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। फिर वो ऑब्जेक्ट जो अपना डॉलर स्कोप की जो प्री डिफाइंड कोडिंग है वो जो अपन ने की है, अगर वही अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर तो पूरा जो जितने पैरामीटर्स अपन देंगे वो उसकी कोडिंग ही अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि माई ऐप नहीं देंगे, तो अपन अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में डबल कर्ली ब्रेसेस में एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं शो होगी, जो अपन ने लिख रखा वैसा का वैसा एज इट इज शो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अगर अपन डॉलर स्कोप नहीं लिखेंगे तो इसकी बिल्ट इन कोडिंग अपने यूज नहीं आएगी। तो डॉलर स्कोप रखते ही अपन जितने भी अपने वेरिएबल्स डेटा थे, एप्लीकेशन डेटा थे, उनको अपन एक्सेस कर पाएंगे कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। तो डॉलर स्कोप देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर डॉलर स्कोप डॉट नेम, नेम क्या था अपना जो एनडी मॉडल के अंदर जो एप्लीकेशन डेटा था यानी कि वेरिएबल नेम,
उसको एक्सेस करेंगे डॉट प्रॉपर्टीज के थ्रू और उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर लेंगे। तो nginit यहाँ पे यूज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल्स और कंट्रोलर की वजह से अपन ने यहाँ के इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड कर दिया है। nginit अपन ज्यादा यूज नहीं करते, अगर अपन को कोई छोटा प्रोग्राम बना के दिखाना होता है तो वहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन को कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ा एप्लीकेशन बनाना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन ही, लेकिन तो उसमें अपन को मॉड्यूल्स और कंट्रोलर्स की ही जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फिल्टर्स की भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें अपन आगे भी देखेंगे, लेकिन ये तो अपन को स्टार्टिंग प्रोग्राम में अपन को दिखाना ही होता है कि अपन ऐसे इसको इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो पहले इसको अपन ट्राई टू योरसेल्फ करते हैं, देखिए क्या अपने प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ पे जो अपना ये इनपुट फील्ड था, जहाँ पे ये इनपुट फील्ड एलजी मॉडल लिखा हुआ है, यहीं पे वो वैल्यू आएगी जोंडो यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं इसको हटाऊंगी तो अब मैं यहाँ पे जोन, मनु, ऐसे तनु, कुछ भी यहाँ पे लिख सकती हूँ, लेकिन इसका फर्क बस वहीं पड़ेगा, ये यहाँ की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे अपन एनजी मॉडल के बारे में देख सकते हैं। अब अपन आते हैं टू वे बाइंडिंग पर कि एनजी मॉडल कैसे टू वे बाइंडिंग की भूमिका निभाता है। तो टू वे बाइंडिंग अपन कैसे कह सकते हैं, इसमें बाइंडिंग गोज बोथ वे। अगर अपन यहाँ पे इनपुट फील्ड में कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में वैल्यू चेंज होगी, अपना आउटपुट वैल्यू चेंज होगी। अगर अपन यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इफ द यूजर चेंजेस द वैल्यू इनसाइड द इनपुट फील्ड, अगर यहाँ पे चेंज करेंगे तो AngularJS प्रॉपर्टी विल आल्सो चेंज इट्स वैल्यू। देखो यहाँ पे यू एंटर जोंडो है। ठीक है, अब देख यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये दे दिया इन्होंने। अब इसकी मैं इनिशियलाइजेशन कहाँ पे दे रही हूँ, यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर इनिशियलाइजेशन कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे भी हटा देती हूँ और देन उसके बाद इसको रन करती हूँ, तब भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इसके इनसाइड में वैल्यू चेंज करती हूँ, यानी कि यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, तो भी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ तो भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो मतलब कि अपन इनसाइड में वैल्यू चेंज करेंगे तो भी होएगी, आउटसाइड में वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब एक दूसरे का दोनों साइड इफेक्ट पड़ रहा है आउटपुट में, तो इसको कहते हैं अपन टू वे बाइंडिंग। ठीक है, कि अगर मैं इनसाइड वैल्यू चेंज करूंगी तो आउटपुट चेंज होगा, अगर मैं आउटसाइड वैल्यू चेंज करूंगी तो इनसाइड वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने कहा था वैलिडेट वाला, वैलिडेशन कैसे इस पे लगाते हैं, तो वैलिडेशन अपन लगाएंगे एनजी मॉडल डायरेक्टिव्स पे। कैसे, जैसे कि वैलिडेशन क्या होता है, एप्लीकेशन अगर अपने पास कोई नंबर वैल्यू, अगर अपन को बस उसमें नंबर ही एक्सेस करवाने है तो उसका वैलिडेशन क्या होता है, नंबर। अगर मुझे ईमेल ही करनी है, ईमेल का क्या फॉर्मेट होता है कि abcd@gmail.com, तो @gmail.com आपका आना ही चाहिए, और कितने अल्फाबेट के बाद आना चाहिए वो भी एक उसका फॉर्म होता है। तो ईमेल भी एक वैलिडेशन है। रिक्वायर्ड सबसे बड़ा वैलिडेशन है कि अगर आपको इसमें कुछ अपन जैसे होता है कि कोई भी कॉलम अपन छोड़ देते हैं खाली, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एरर नहीं आती है और सबमिट हो जाता है, लेकिन अगर अपन उसमें रिक्वायर्ड लिख देते हैं तो उससे अपन वो अपना जरूरी हो गया है, नेसेसरी कंडीशन होगी कि आपको उस पर फिल करना ही पड़ेगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिक्वायर्ड। अब अपन ने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर जैसे मैंने उस टाइम पे कहा था कि जिसमें अपन एनजीएफ लिखते हैं वही उसका ओनर एलिमेंट बन जाता है, तो यहाँ पे फॉर्म उसका ओनर टैग है। ठीक है, तो एनजीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया नेम इक्वल टू माई फॉर्म रख लिया। इस फॉर्म का नेम क्यों रखा अपन ने, इस फॉर्म का नेम इसलिए रखा है क्योंकि इस फॉर्म के नाम के अंदर जो वैल्यू रखी है ना, इस फॉर्म के नाम से ही अपन इस पे वैलिडेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर इस फॉर्म का नाम ही नहीं रखेंगे तो अपन वैलिडेशन किस पे लगाएंगे, बताओ। फॉर्म टैग तो अपन बहुत यूज करते हैं, एक उसमें कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं अपन तो उसमें मल्टीपल फॉर्म टैग होते हैं, लेकिन उसका कोई एक यूनिक नाम होता है, तो उसके जरिए अपन उस पर वैलिडेशंस लगाते हैं। तो यहाँ पे नेम इक्वल टू माई फॉर्म रख लिया। अब एक इनपुट फील्ड भी बहुत सारे होते हैं एक जगह, एक फॉर्म टैग के अंदर ही इनपुट फील्ड मल्टीपल्स होते हैं, तो एक एप्लीकेशन में तो हजारों, अगर बड़ी एप्लीकेशन में हजारों फॉर्म टैग होते हैं तो हजारों उसमें इनपुट फील्ड होंगे। ठीक है, तो उसमें भी अपन एक नेम इक्वल टू माई एड्रेस, जिससे कि इस इसी वाले फॉर्म के इसी वाले इनपुट फील्ड पे वो वैलिडेशन लगेगा। ठीक है, टाइप इक्वल टू यहाँ पे ईमेल रखा क्योंकि अपन ईमेल वाला वैलिडेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। एनजी मॉडल इक्वल टू टेक्स्ट रखा, यानी कि एनजी मॉडल का क्या नाम है, टेक्स्ट, यानी कि
टेक्स्ट यहाँ पे एक वेरिएबल है, एप्लीकेशन डेटा है। टेक्स्ट क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, एप्लीकेशन डेटा है, जिसको अपन कंट्रोलर से, अगर कंट्रोलर यूज करेंगे तो कंट्रोलर के जरिए इसको वैल्यू देंगे, अगर वो यूज नहीं करेंगे तो किसी और के जरिए वैल्यू देंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू किसकी रहेगी? टेक्स्ट की, जिसका नाम है एनजी मॉडल इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेन टैग लगाया कि अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक है, तो क्या शो हो जाए? स्पेन टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है? एनजी शो इक्वल टू, एनजी शो भी एक डायरेक्टिव है, एनजी शो इक्वल टू माई फॉर्म जो अपना फॉर्म का नाम था, देन डॉट माई एड्रेस जो अपना इनपुट फील्ड का नाम था, देन डॉलर एरर। डॉलर एरर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डॉलर एरर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर कुछ भी माई फॉर्म वाले, जो माई फॉर्म वाला फॉर्म है उसके इनपुट फील्ड में या माई एड्रेस वाले इनपुट फील्ड में कुछ भी एरर है, यानी कि डॉलर एरर है, और डॉलर एरर भी किसमें? डॉट ईमेल वाले में, डॉट ईमेल माई एड्रेस में भी डॉट ईमेल वाले में कोई एरर है, तो क्या शो हो जाए? नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर है तो ये स्पेन वाला एनजी शो हो जाए। अगर इसमें कोई एरर ही नहीं है, मतलब डॉलर एरर यहाँ पे अपने इनपुट फील्ड में कुछ एरर का अपना कुछ काम ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। अभी अपन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे ईमेल वाला, ये इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड है, इसमें टाइप क्या करना है? ईमेल टाइप करनी है, और किस पे? मतलब टाइप ईमेल करनी है, यानी कि अगर मैं मनु, अभी देखो यहाँ पे पीछे नोट अ वैलिड ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, लेकिन @gmail.com, अब देखो आप पीछे शो होता हुआ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ईमेल का एक ये फॉर्मेट होता है, वो ऐसा ही होता है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा देती हूँ, .cm भी होता है, लेकिन अगर मैंने ये हटा दिया तो नोट अ वैलिड एड्रेस। ठीक है, डॉट, देखो डबल डॉट लगा दे तो डॉट मनु, तो ये भी होता है, अपने नाम से भी अपन खरीद सकते हैं ईमेल, ऐसा तो है नहीं कि अपने नाम से खरीद नहीं सकते। डॉट मनु तो रख देती हूँ, जीमेल GMI कर, तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। हॉटमेल होती है, जीमेल होती है, कुछ भी होती है। ठीक है, MI भी होती है, लेकिन मैंने @ ही हटा दिया, तो @ तो होता ही, हर एक में @ होता है, @ ही हटा दिया तो वो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, तो वैलिड ईमेल एड्रेस अपन को रखना होता है, तो ऐसे अपन इसको वैलिडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है एप्लीकेशन स्टेटस। स्टेटस क्या होता है कि ये जब भी इस पे हॉरर करे तो ये वैलिड डर्टी टच ऐसा शो हो जाए। ठीक है, तो ये अपनी एक ये ईमेल है जो अपने डायरेक्टली इसको nginit के थ्रू इसको प्रोवाइड कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब इस पे मैं क्या किया मैंने, एक एक्सप्रेशन में क्या दिया डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर कि माई फॉर्म जो अपना फॉर्म था, माई एड्रेस जो अपना इनपुट फील्ड था, उस पर डॉट वैलिड शो है, तो वैलिड तो है ये। ठीक है, अब डॉट डर्टी शो है, डर्टी तो डर्टी है, इसमें कुछ भी अपन ने लिख रखा तो डर्टी भी है। ठीक है, अब इस पे क्या है, थर्ड क्या है, टच। टच, अगर मैं इस पे टच करती हूँ तो ये ट्रू है, अगर मैंने इस पे टच नहीं किया तो अभी देखो ये फॉल्स शो हो रहा है। ठीक है, और डर्टी ये नहीं है, द वैल्यू हैज बीन चेंज, तो अब ये डर्टी है। देखो अब ये डर्टी हो चुका है, अब ये वैलिड नहीं है लेकिन डर्टी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी सही लिखती हूँ तो ये डर्टी जो था, देखो ये वाला फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ऐसे अपन इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अपन इसमें